ओके, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या क्या थ्योरी दिया गया है इन द सपोर्ट ऑफ this development of multiple diversity, a large variety of diversity of antigen receptors. Antigen receptors are antibody only. Okay, so these B cell receptor and T cell receptor का जो जनरेशन है डाइवर्सिटी का, उसमें जो थ्योरी दिया गया था, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन थ्योरी एंड जर्म लाइन थ्योरीज, both are correct. And now we will see how they have experimentally proved that multiple gene segments encode the light chain. Okay, light chain में multiple gene segment है. आप ये पढ़ भी लिए हैं, थोड़ा थोड़ा जान भी लिए हो. ओके, एग्जाम में आएगा तो ये फिगर नहीं बनाओगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया. मल्टीपल सेगमेंट्स हैं लाइट चेन. ओके, जैसे कांस्टेंट चेन का है जे, ये वेरिएबल रीजन का सेगमेंट है जे. This also is variable region segment V. There are two variable region segments present in the light chain. अब इस फिगर को मत देखो, अब नेक्स्ट एडवांस फिगर देखिए, एग्जाम में आएगा तो आप ये बनाओगे स्ट्रक्चर ऑफ दिस फिगर. ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस फिगर. फर्स्ट क्लियर योर माइंड थ्रू दिस, that multiple gene segments encode the light chain. क्लियर है? आगे बढ़ें. Yes, sir. From the mid 70s यानी 75 से 85 तक until mid 90s, ये brilliant small group of brilliant immunologists, यही था सुसुमु टोनेगावा और उसके कलीग्स, यही लोग कंप्लीटेड सीरीज, जो बहुत एक्सपेरिमेंट लंबा है, आप अगर डिटेल में देखना हो तो क्यूबी में देख लेना, बॉक्स में दिया हुआ है, बट हम यहाँ पर ब्रीफली ऊपर ऊपर बता देंगे. ए completed a series of experiments that fundamentally altered the way in which scientists think about the genetics of the immune receptor molecules. ठीक है, ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट लोग मिलके ये इस टाइम पर किया इन्वेस्टिगेशन, और सब लोगों की सोच को बदल दिया इन्होंने. बिकॉज दे फाउंड द एविडेंस. अभी तक हाइपोथेसिस ही चल रहा था, क्योंकि बेनेट ने प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा हो सकता है, तभी ये संभव है, बहुत सारा डाइवर्सिटी. द फर्स्ट ब्रेक थ्रू, एक्सपेरिमेंटल ब्रेक थ्रू occurred when Susumu Tonegawa showed that Dreyer and Bennett had predicted that multiple gene segments encode the antibody light chain. His achievement is all the more impressive because the modern tools of molecular biology were not yet available. जैसे कि माइक्रोअरे, जीन सीक्वेंसिंग, ये सब उस समय अवेलेबल नहीं था. लेकिन हाँ, डीएनए आइसोलेशन था, पीसीआर था, सदर्न ब्लोटिंग था, ये सब टेक्निक पर काम करते थे उस समय लोग. वो उस समय का यही एडवांस टेक्निक था, पीसीआर और इवन आरएफएलपी भी, और आपका माइक्रो एरे तो नहीं था, सदर्न ब्लोटिंग था, जिसमें कि डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता है टू हाइब्रिडाइज विथ ए प्रोब. अब देखिए क्या किया टोनेगावा ने. सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान है? Yes, sir. ध्यान दीजिएगा. टोनेगावा's एक्सपेरिमेंट showed that, ये रिजल्ट बता रहे हैं कैसे किया वो एक्सपेरिमेंट, वो बहुत लंबा इसका लेंथी पेपर है. ओके, टोनेगावा's एक्सपेरिमेंट showed that in the DNA from non-antibody producing embryonic liver cell, इसने दो तरह के सेल लिए. एक सेल वो था जिसमें न्यूक्लियस जो है जर्म लाइन के जैसा है. ओके, न्यूक्लियस जो है जर्म लाइन के जैसा है, सोमैटिक सेल है. दूसरा सेल भी सोमैटिक सेल ही है, बट इस सेल में पूरा का पूरा डीएनए है जर्म लाइन के, यानी एम्ब्रोयनिक, इसने यूज किया एम्ब्रोयनिक लीवर सेल. तो पूरा जर्म लाइन सेल, एंड वो पूरा इक्विवेलेंट टू, चाहे स्किन का हो चाहे नर्वस सिस्टम का सेल हो, उसमें भी पूरा जर्म लाइन में जो आईजीजी जीन का जो जिस तरह से अरेंजमेंट है सेगमेंट वाइज, उसमें भी वैसा ही है. एंड देयर इज ए BAM H1 endonuclease site
between the variable and constant region. देखिए स्ट्रक्चर आपको याद होगा। तो अभी हम ये टोनेगावा का एक्सपेरिमेंट किस पर है, लाइट चेन पर ही है। ओके, ये लाइट चेन पर ही किया था। बाद में दूसरे लोगों ने हैवी चेन का स्ट्रक्चर निकाला, पहले लाइट चेन का देखिए। इस आपने क्या देखा था, लाइट चेन में वी सेगमेंट था एंड जे सेगमेंट है, एंड देन सी सेगमेंट है कांस्टेंट रीजन का। तो उसने क्या किया, जर्म लाइन सेल पहले यूज किया, एम्ब्रियोनिक लीवर सेल। तो उसमें डीएनए में आईजी जीन, लाइट चेन के जो जीन सेगमेंट्स हैं उसका अरेंजमेंट किस तरह से होगा, ये अभी उनको पता नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इस तरह से था VJC। अब इन्होंने पता नहीं कहां से दिमाग लगाया, ही हैज फाउंड, क्योंकि डीएनए सीक्वेंसिंग तो था नहीं, तो एक्चुअली क्या किया जाता है, डीएनए फ्रेगमेंट को रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया जाता है और सुटेबल ये किसी तरह से फाइंड आउट किया, BAM-H1 इज डाइजेस्टिंग दीज जीन सेगमेंट्स ऑफ द लाइट चेन। और BAM-H1 एंडोन्यूक्लियोज का रेस्ट्रिक्शन साइट था आपका इन दिस रीजन, हियर, बिकॉज ये वेरिएबल रीजन है, कोडिंग रीजन, and there is a non-coding region in between, and then non-coding region between J and C. BAM-H1 का साइट है यहाँ पर। अब एम्ब्रियोनिक लीवर सेल को बैम इससे डीएनए निकाल के इस पूरे रीजन को पीसीआर किया, तो दिस फ्रेगमेंट इज आउट नाउ एंड दिस पीसीआर फ्रेगमेंट इज सब्जेक्टेड टू एंडोन्यूक्लियस BAM-H1 डाइजेशन। तो आप बताइए अब कि प्रोडक्ट जो है एम्ब्रियोनिक लीवर सेल में कैसा मिलेगा, भी ओके, क्योंकि यहां पर एंडोन्यूक्लियस जानते हो ना, भूल गए, एंडोन्यूक्लियस क्या है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए के एंड से ये डाइजेशन शुरू करता है एक्सोन्यूक्लियस, एंड एंडोन्यूक्लियस जो है वो बीच में वो न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है इन बीच में ही कहीं भी, लेकिन इसके लिए इसका एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है एंडोन्यूक्लियस का। सो ए पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर इसका सीक्वेंस है जिसमें जी है, रुको एक सेकंड हम देख ही लेते हैं, हाँ 2 डबल जी है, GG80CC, GG80CC, यहाँ पर GG80C है। तो BAM-H1 जो है वो यहाँ पर क्लीवेज कर देगा 2 जी के बीच में। तो अब ये क्लीवेज हो गया। नाउ व्हाट यू विल ऑब्टेन, ये वेरिएबल रीजन का, वेरिएबल जीन सेगमेंट का दिस फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट, एंड व्हाट यू विल ऑब्टेन ए शॉर्ट सीक्वेंस, क्योंकि जे जो है बहुत छोटा होता है, अभी हम बताएंगे आपको। ये दिस इज ओनली 39 बेस पेयर लॉन्ग, ओनली 39 पेयर, क्योंकि 13 अमाइनो एसिड्स को ही ये एनकोड करता है, तो 33 तो ये जे छोटा, फिर उससे बड़ा एक कांस्टेंट रीजन का सेगमेंट, ये ऑब्टेंड हुआ किसको, एम्ब्रियोनिक लीवर सेल से डीएनए आइसोलेट करके उसका ये इस सेगमेंट का पीसीआर किया, यही सेगमेंट एम्पलीफाई हुआ और उस पीसीआर प्रोडक्ट को RFLP कर दिया, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, जिसकी वजह से BAM-H1 जो है का साइट यहाँ पर है इन द नॉन कोडिंग रीजन, इट है डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर चेक कर लेगा इसका लेंथ कितना है। सो व्हाट दे आर ऑब्टेनिंग, दैट आफ्टर फ्रॉम दिस एम्ब्रियोनिक लीवर सेल्स he was getting 2 fragments, one fragment, and he has developed the probe for variable region and constant region gene segments. तो अब
ये देखेगा कैसे? उसने क्या किया, रेडियो एक्टिवली लेवल्ड प्रोब यूज किया, और डाइजेशन के बाद और डाइजेशन के पहले द रेडियो एक्टिव लेवल प्रोब वाज शोइंग, वाज हैविंग, कहां पर, डाइजेशन के पहले यानी इंटैक्ट है जीन फ्रेगमेंट, तो यहां पर भी रेडियो एक्टिविटी लेवल प्रोब है, एंड हियर आल्सो। दो रीजन के प्रोब, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन के प्रोब, ठीक है, बट सिंगल फ्रेगमेंट इज देयर। आफ्टर डाइजेशन बोथ ऑफ द फ्रेगमेंट्स was hybridizing with their corresponding probes। एक फ्रेगमेंट जो है वेरिएबल प्रोब के साथ, वेरिएबल रीजन का प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज किया है, एंड अनदर सेगमेंट वाज हाइब्रिडाइजिंग विथ द कांस्टेंट रीजन का प्रोब। सो नाउ व्हाट ही वाज गेटिंग, two segments each were hybridizing with their corresponding region probes। but so ये तो हो गया जर्म लाइन सेल। अब उसने क्या किया, माइलोमा सेल को पकड़ा। माइलोमा पता है आपको, सुने हो नाम? नहीं पता। कैंसर का नाम सुने हैं? यस सर। माइलोमा एक प्रकार का कैंसर है, और ये किसका कैंसर है, प्लाज्मा सेल का। माइलोमा जो होता है ये मल्टीपल फॉर्म में ही होता है, मल्टीपल माइलोमा इसको बोला जाता है। मल्टीपल फॉर्म में क्या, प्लाज्मा सेल्स कौन से सेल्स हैं, एक्टिवली सिक्रीटिंग एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल एक्चुअली बी सेल है, जो कि बी सेल एक्टिवेट होने के बाद डिफरेंशिएट होके बना था। अब ये प्लाज्मा सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, इम्यून रिस्पॉन्स खत्म है भी नहीं तो भी प्लाज्मा सेल जो बना हुआ था, चूंकि ये अब इसको एपोप्टोसिस हो जाना चाहिए था, इसका नहीं हुआ। अब ये प्रोग्राम सेल, उस समय जो प्रोलिफरेशन हो रहा था, अब ये कंटिन्यूड है। प्लाज्मा सेल से बहुत सारा और बिना मतलब का एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा है, ये मल्टीपल माइलोमा। तो चलो इसके डिजीज में नहीं जाते हैं, एक्सपेरिमेंट में आएंगे। उसने क्या किया, मल्टीपल माइलोमा सेल से एंटीबॉडी जो एक्टिवली सिक्रीट कर रहा है, तो दैट मीन्स, दैट इज श्योर कि उसके जीन में, डीएनए में उस एंटीबॉडी का जीन है। ओके, नाउ दे हैव सीन कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है। तो आपने देखा था फिगर में, एक फिगर आपको दिखाए थे, दिस वन। नाउ VJNC ये ज्वाइन कर गया फ्रेगमेंट, कब, ये जर्म लाइन में इस तरह से था, और बी सेल में एट द मैच्योरेशन स्टेज, till the maturation stage all the gene arrangements of these segments have happened, और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ VJNC has been selected, और ये ज्वाइन हो गया V and J के बीच में जो नॉन कोडिंग रीजन है that has been spliced out, and J and C के बीच में जो रीजन है, this region, this is this region, और बैम H1 कहाँ था, यहां पर V और J के बीच में, यहां बैम H1 का साइट है कहीं पर। और चूंकि अब ये ऑलरेडी बी सेल हो चुका है जीन अरेंजमेंट, और ये स्प्लाइस्ड आउट हो चुका है V और J के बीच में नॉन कोडिंग रीजन, तो बैम H1 साइट भी स्प्लाइस्ड आउट हो गया। तो उसमें जो जीन है माइलोमा में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग कर रहा है, लाइट चेन का जीन है, जो इसमें V और J ज्वाइंट है, ऑलरेडी हो चुका है उसमें जीन अरेंजमेंट। समझे बात को? यस सर। नहीं समझे तो फिर से बता देंगे। माइलोमा तो बी सेल है, ओके, बी सेल है। बी सेल क्या हुआ, मैच्योर हो गया था और डिफरेंशिएट भी हो रहा है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग। तो इसमें जीन अरेंजमेंट हो चुका है। जीन अरेंजमेंट के बाद ये जो है, क्लियर कर दूं इसको, नहीं रुको, यस सर। तो ये आप स्ट्रक्चर देख लिए, VJ के बीच में बैम H1 था, और माइलोमा जब हुआ तो उन्होंने पाया कि कहां पर था ये, हाँ, तो बैम H1 साइट स्प्लाइस्ड आउट हो गया। अब बैम H1 से उसको डाइजेशन करेंगे तो होगा डाइजेशन, नहीं होगा। तो व्हाट ही वाज गेटिंग इज सिंगल फ्रैगमेंट,
ओके, सिंगल फ्रेगमेंट, और उसी सिंगल फ्रेगमेंट पर प्रोब है, वेरिएबल रीजन से भी बाइंड किया हुआ है, कांस्टेंट रीजन से भी बाइंड किया हुआ, एंड फ्रेगमेंट्स हैव नॉट बीन जनरेटेड. सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स क्योंकि वेरिएबल रीजन का अलग हो गया था एंड इट वाज हाइब्रिडाइजिंग, बीच में नॉन कोडिंग रीजन था, तो इट मीन्स दैट एट लीस्ट देयर आर 2 रीजन्स. ओके, सी although this, यहाँ से देखिए, Tonegawa's experiment showed that the DNA from non-antibody producing embryonic liver cells, तो ये it is equivalent to hematopoietic, मतलब hematopoietic stem cell में जिस तरह से IgG जीन का अरेंजमेंट है इन सेगमेंट्स, उसी तरह एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में भी है. And there is a BAM-H1 endonucleoside between variable and constant regions. We know this because probes for the variable and constant regions each recognize a different DNA fragment in BAM-H1 digested germline DNA. तो प्रोब जो है डाइजेशन के बाद एक प्रोब जो है जो कि वेरिएबल रीजन के कोरस्पॉन्डिंग था, उससे कॉम्प्लीमेंट्री था, दैट हैज बाउंड टू वन फ्रेगमेंट. अनदर द कांस्टेंट रीजन के जो प्रोब था कॉम्प्लीमेंट्री था और वो रेडियोएक्टिवली लेवल था, वो बाइंड किया कांस्टेंट रीजन से. तो इसको कैसे किया? फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर उसको ट्रांसफर किया, हाइब्रिडाइज कराया, फिर उसका इमेज ऑब्टेन किया, तो बाद में फिर अपना रिजल्ट डेटा में. तो बेसिकली उसने क्या किया, 2 डीएनए फ्रेगमेंट उसको मिले और वो कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन के प्रोब के साथ थे, हाइब्रिडाइज किए हुए. दैट मींस दिस रीजन इज सर्टेनली, क्योंकि प्रोब बाइंड किया है, सर्टेनली द वेरिएबल रीजन प्रोडक्ट दिस फ्रेगमेंट, एंड दिस फ्रेगमेंट इज सर्टेनली द कांस्टेंट रीजन सेगमेंट. तो हाउएवर इन द एंटी, अब देखिए इसमें क्या उल्टा मिला, हाउएवर इन द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग ट्यूमर सेल, यही माइलोमा सेल है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग ट्यूमर सेल, the DNA encoding the variable and constant regions appeared to be combined in just one fragment because the BAM-H1 has been spliced out, क्योंकि V और J का कॉम्बिनेशन हो गया. तो अब समझ में आया कि जर्म लाइन में वो सेगमेंट अलग अलग थे, और जब बी सेल मैच्योर हुआ तो जीन अरेंजमेंट हो गया इन दिस प्रोसेस, और जीन अरेंजमेंट के द्वारा अब BAM-H1 से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो नाउ द सेगमेंट हैज जॉइंड those segments. Okay, thus demonstrating that DNA rearrangement must have occurred during the formation of an antibody light chain gene. समझ में आया? आगे चले. कोई प्रॉब्लम है? Although this experiment demonstrated that V and C regions of the antibody genes were located in different contexts in DNA of non-antibody producing cells, it did not speak to their relative locations. ये अब नहीं बता पा रहा है कि वो कहाँ से आया. जीन सेगमेंट जो, क्योंकि टोटल जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन किया, ये नहीं पता है उनको कि किस क्रोमोसोम पर है ये जीन. ठीक है, क्योंकि टोटल जीनोमिक आइसोलेशन किया, उसमें से फिर पीसीआर किया लाइट चेन रीजन पूरे जीन का, उस फ्रेगमेंट का, और उसके बाद वो रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट, इसको अभी तक नहीं पता है कहां पर है. हो सकता है सेम क्रोमोसोम पर हो लाइट चेन का जीन, हैवी चेन का जीन, हो सकता है कि लाइट चेन के जीन का, लेकिन हाँ लाइट चेन का वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन ये सेम क्रोमोसोम पर है, सेम डीएनए फ्रेगमेंट पर. दैट हैज बीन श्योर बिकॉज BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन साइट निकालने के बाद माइलोमा सेल से जो डीएनए आइसोलेट किया गया उसमें BAM-H1 नहीं था. ठीक है, और पहले BAM-H1 था, बीच में कटिंग साइट मौजूद था, तो जो कटिंग साइट मौजूद है दैट मींस इट इज प्रेजेंट इन वन फ्रेगमेंट. तो वन एक ही क्रोमोसोम पर है, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन, दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. लेकिन लाइट चेन का जीन और हैवी चेन का जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पर हो सकता है, and that has been found later on also. So V and C fragments could be encoded on different chromosomes
in embryonic cells. However, sequencing experiment, बाद में sequencing technique आ गया था. इसके कलीग जो थे, इसका जूनियर सब जो था, वो सब sequencing experiment किया अपने जो ये इसका क्या नाम भूल रहे हैं, टोनेगावा के बाद के जो कलीग्स थे, उन्होंने सीक्वेंस किया. सीक्वेंस करके देखते हैं क्या है. अब सीक्वेंस करने के बाद एक सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला कि दिस इज नॉट द ओनली 2 सेगमेंट्स व्हिच आर ज्वाइनिंग टू गिव राइज, मतलब टू गिव राइज, देयर इज नॉट ए सिंगल segment for the variable region. Okay, there are 2 segments of the genes for the variable region. Okay, 2 segments, V and J. Okay, टोनेगावा को J का पता नहीं चला, उसने तो यहाँ से डाइजेस्ट कर लिया, वो इसको पूरे को कांस्टेंट रीजन समझ रहा था. यहाँ पर BAM-H1 था, 2 फ्रेगमेंट्स निकला, ये वेरिएबल रीजन और ये कांस्टेंट रीजन, और कांस्टेंट रीजन का प्रोब यहाँ बाइंड कर रहा है, और उस डीएनए फ्रेगमेंट में ये भी इंक्लूडेड है, J फ्रेगमेंट भी. लेकिन सीक्वेंसिंग करने के बाद ये J का पता चल गया. Okay, however, sequencing experiments subsequently showed that the segments encoding V and C genes of the kappa light chain are not on the same chromosome. Oh, sorry, V and C genes of the kappa light chain are not on the same chromosome. ये अलग बात कर रहा है. kappa light chain के variable and constant region of the variable and constant region जो है जीन, उसके they are on different chromosomes. That means कि टोनेगावा जो यूज किया था लैम्डा से लाइट चेन यूज किया होगा फिर एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए उसको एक ही फ्रेगमेंट में दोनों सेगमेंट मिल रहे हैं, V and C के. सीक्वेंसिंग के बाद में कपा का अलग मिला, light chains are on the no. However, sequencing experiments subsequently showed that the segments encoding V and C genes of the kappa light chain are on the same chromosome पर ही है. इस बात से भी पता चलता है कि BAM-H1 बीच में है, कट हुआ तो अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पर रहता वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन के जीन, तो उसको BAM-H1 की जरूरत ही क्या, वो हमेशा सेपरेट ही रहता. या ज्वाइन करने के बाद वो बन रहा है, उसके बाद नहीं मिल रहा है, लेकिन ज्वाइन करने के पहले भी सेपरेट है. ठीक है, तो जब जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन करेंगे तो 2 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिलेंगे और दोनों पर प्रोब जाएगा अगर दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम पर है तो. लेकिन सीक्वेंसिंग से भी कंफर्म हो गया कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन जीन्स ऑफ द kappa light chain are on the same chromosome, and that in non-B cells